आइए आपका परिचय कराते हैं महासचिव पद पर एक योग्य उम्मीदवार श्री वीरेंद्र कुमार जी से। आगामी सचिवालय संघ के चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण पद महासचिव का धारण करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए कितने तैयार हैं, इनकी बातों से ये पता चलेगा। सबसे पहले आपसे जानना है कि संघ का महत्व क्या है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और नमस्कार सबको, सभी संघ के सदस्यों को, कि आपने यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात अपने सभी साथियों के समक्ष रखने जा रहा हूं। संघ का महत्व मेरे लिए या सेवा के सभी सदस्यों के लिए उसी तरह से है जैसे एक परिवार का महत्व एक व्यक्ति के लिए होता है। परिवार में विभिन्न क्षमता और सामर्थ्य के लोग होते हैं और सबका गुजर बसर उस परिवार से होता है। उसी तरह से हमारे संघ में भी विभिन्न क्षमता और शक्ति के लोग हैं और सभी लोगों की अगर शक्ति और सामर्थ्य एक साथ जुटती है तो एक मजबूत संघ बनता है जिसमें सारे सदस्यों का कल्याण निहित होता है। इसलिए मेरे लिए संघ का महत्व परिवार की तरह है। जैसे मेरा परिवार है उसी तरह मेरा संघ है। संघ में महासचिव पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इसी पद पर लड़ने के लिए क्यों सोचा? संघ में जो महत्वपूर्ण 3 पद हैं, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और महासचिव का। महासचिव का पद जो होता है वो कार्यकारी पद होता है और मेरा जो आज तक का सामाजिक जीवन रहा या इस सेवा से पूर्व मैं प्रशिक्षण संस्थान में प्राध्यापक के रूप में भी काम किया हूँ, तो वहाँ मैं इस कार्यकारी पक्ष को बखूबी निभाया हूँ। इसलिए मैंने इस पद को चुना ताकि मेरे अंदर जो क्षमता है मैं पूरी क्षमता का सदुपयोग करते हुए संघ को एक उचित आयाम दे सकूं। इसलिए मैंने महासचिव का पद चुना। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मांगे जो पूर्व से संघ के माध्यम से अलग अलग मंचों पर उठाया जा रहा है, उसमें से आप किन मांगों को ज्यादा महत्व देना चाहिए? देखिए, संघ की जो मांगे हैं शुरू से रही हैं वो संघ के अस्तित्व और पहचान से जुड़ी हुई मांगे हैं और सारी मांगों को मैं, जो हमारे वरिष्ठ साथी जो आज तक मांगते रहे, सरकार के समक्ष उठाते रहे, उन सभी मांगों पर आज मैं उन्हीं साथियों के साथ हूं। और जो महत्वपूर्ण मांग है, सबसे पहला तो पद नाम परिवर्तन का मांग है जो हमारे पहचान से जुड़ा हुआ है। संघ सचिवालय में यानी केंद्रीय सचिवालय सेवा में ये पद नाम परिवर्तन हो चुका है। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में जिसका जो सेवा संहिता जो निर्मित हुई है वो बिहार सचिवालय सेवा संहिता को फॉलो करके निर्मित की गई है। वहां पे पदनाम परिवर्तन हुआ, केंद्र में पदनाम परिवर्तन हुआ। एक छोटी सी मांग जिसमें ना तो कोई आर्थिक हित निहित है, केवल पद नाम देने से जो हमारे सम्मान से जुड़ा हुआ है वो हमारी मूलभूत मांग है। उस मांग वह मांग हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं विभिन्न मंचों के माध्यम से और ये हमारी प्राथमिक मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए हम जो भी संभव होगा वो कदम उठाएंगे। इसके अलावा अन्य मांगे हैं जैसे पदोन्नति, रिक्ति जो है हमारे सेवा में आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रोन्नत के पद सारे लगभग रिक्त हैं। इन सब प्रोन्नत न होने की वजह से हमारे सदस्यों के बीच में जो एक ही पद पे 20-20 साल से सेवारत हैं, उनके अंदर कुंठा की भावना व्याप्त है और इस परिस्थिति में हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका व्यवहार हमारे साथ अपमानजनक है। क्योंकि वो हमको समझते हैं कि जैसे किरानी, एक शब्द प्रचलित है हमारे सेवा के लिए, किरानी है ये, जबकि उनको ये नहीं पता है कि हम लोग सेवा, जो सचिवालय सेवा है वो असिस्ट करने के लिए है, सरकार को सहयोग देने के लिए है, ना कि
वो हाउस कीपिंग सर्विसेज नहीं है, बल्कि ये सरकार को निर्णय निर्माण में, सरकार के निर्णय की प्रक्रिया को में सहयोग करने के लिए हमारी सेवा बनी हुई है। अगर आप संघ के पद पर पहुंचते हैं, महत्वपूर्ण पद है, तो आप और अपनी ओर से किन मांगों को जोड़ना चाहेंगे, खास करके कल्याण से संबंधित, जैसे कि महिलाओं से संबंधित कुछ बातें होगी, स्वास्थ्य से संबंधित, उन चीजों को आप कैसे जोड़ना चाहेंगे? अगर मुझे अवसर मिलता है तो बहुत सारी मांगे हैं। जैसे स्वास्थ्य से की आपने चर्चा किया, स्वास्थ्य में हमारे कर्मियों को अभी जो सचिवालय भवन परिसर आप देखेंगे, सचिवालय भवनों में प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कर्मी आए दिन, कभी पुराने सचिवालय में सुनाई पड़ता है कि शौचालय में कर्मी गिरकर वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है प्राथमिक उपचार ना होने की वजह से। तो हर सचिवालय भवन में प्राथमिक उपचार की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और यही नहीं, हमारे कर्मियों के बीच तनाव व्याप्त है, उनका बीपी, ब्लड प्रेशर नियमित जांच होनी चाहिए, तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए हर भवन में। और इसके अलावा महिला कर्मियों के लिए आप देखेंगे, महिलाओं के लिए जैसे बहुत सारी महिला कर्मी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तो हालांकि अभी इधर शुरू हुआ पालना घर की व्यवस्था, पुराना सचिवालय परिसर में एक खुला हुआ है, वैसे हर सचिवालय भवन में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। और नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, और जैसे आप जान ही रहे हैं शुगर की बीमारी आम हो गई है, हार्ट की बीमारी आम हो गई है, तो कर्मियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था, ये हमारी मांग रहेगी सरकार से। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि सचिवालय संवर्ग के जो कर्मी हैं वो काम करने के दौरान उनको बहुत सारे दबाव को झेलना पड़ता है जी। तो ये तो है स्थापित कि हमारी कार्य प्रणाली ऐसी है जिसमें दबाव का कोई स्थान नहीं होना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाहर से फील्ड से आने वाले ऑफिसर्स जो कार्य प्रणाली अपने क्षेत्र में जो है सो जिसमें उन्होंने काम किया है उसको यहाँ पर जो है एक तरह से थोपना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो है सो इसको किस तरह से आपसी संवाद वगैरह से या किस तरह से इसको हैंडल करना उचित होगा? इसका सबसे पहली बात तो हमारी सेवा को सशक्त बनाना होगा। हमारी एक सुव्यवस्थित परंपरा है, सेवा में कार्य करने की सचिवालय की एक सुव्यवस्थित परंपरा है। उस परंपरा को फॉलो करते हुए पहले बात तो अगर हमारा संघ मजबूत होगा, हमारी सेवा मजबूत होगी, तो हम अपनी बात व्यवस्थित ढंग से रख पाएंगे। और सेवा में आपस में टकराव की वजह से, आपस में मतभिन्नता की वजह से आज हमारी सेवा की स्थिति बड़ी बदतर हो गई है। जो बाहर से पदाधिकारी आते हैं हमें कोई तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि बाहर जो पदस्थापित पदाधिकारी रहा है उसको सचिवालय की कार्यप्रणाली की उतना अच्छा जानकारी नहीं है। और हमारे सेवा के सदस्य जो है, एक अच्छे सदस्य जो है, वो पूरा सचिवालय की कार्यप्रणाली से वाकिफ हैं और अच्छे ढंग से कार्य करने वाले हैं। तो अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं कार्य प्रणाली पे ध्यान दूंगा, सदस्यों के कार्य व्यवहार को और व्यवस्थित ढंग से रखना चाहूंगा। तो मिला जुला कर बात दो ही हो जाती है कि एक तो संघ को मजबूती दी जाए जी, और दूसरा बात ये आपने कहा कि दूसरे जो संवर्ग के पदाधिकारी वगैरह जो हमारे यहाँ पोस्टिंग हो, क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों के बीच में, विभिन्न संवर्गों के बीच में समन्वय हेतु समय समय पर बैठकें हो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए? क्या ऐसा हम लोग नहीं, इधर तो समन्वय वाली बात है तो सचिवालय सेवा से जैसा समन्वयकारी सेवा कोई सेवा है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात,
हमारे यहाँ थोपने वाली परंपरा एक चल पड़ी है। आए दिन आप देखिएगा हमारे यहाँ ऐसे करके लाओ। प्रोन्नति के अभाव में वेतन स्तर 12 का प्रशाखा पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, और उनसे कहा जाता है कि वेतन स्तर 6 वाले को आप संचिका उपस्थापित करेंगे। ऐसा किया जा रहा है, तो यह एक अपमानजनक स्थिति है। एक वेतन स्तर 12 का पदाधिकारी वेतन स्तर 5 और 6 के पदाधिकारी को, जिसके नाम में तथाकथित पदाधिकारी अंकित कर दिया गया है, उसको संचिका उपस्थापित करे, तो इससे क्या होगा? उसका मनोबल गिरेगा और उसको तमाम तरह से उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अब स्पष्टीकरण वेतन स्तर 6 वाला वेतन स्तर 12 से पूछेगा संचिका नहीं उपस्थापित करने में, तो यह अपमानजनक स्थिति है। इस अपमानजनक स्थिति को दूर करके हमारे सेवा की जो गरिमा रही है, उस गरिमा को प्राप्त करना है ही मेरा तो ध्येय लगता है। है कि संघ के अलग अलग जो पदाधिकारी आपस में मिलकर इस पर एक जी, एक्शन प्लान बनाने के एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है, और प्लान बनाए ही नहीं बल्कि उसको लागू भी करें, तब जाके हम सक्षम हो पाएंगे। अभी विगत दिनों जो देखा जा रहा है कि सचिवालय में गुटबंदी अपने चरम पर है जी, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे जब आप इस पद पर आ जाए? इस पर सबसे पहली बात तो मैं सबसे मिलने की कोशिश करूंगा, सबसे मिलूंगा, सबकी सुनूंगा, और फिर उसके बाद सबके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करूंगा। यानी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सबसे मिलना, सबकी सुनना और सबको मिलाना और मिला जुला के चलना, ये मेरा प्रयास रहेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे चुनाव जो अभी हो रहे हैं जी, ये आवश्यक नहीं है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आवश्यक है या नहीं है? क्योंकि पूरा सचिवालय दो भागों में बंट गया है। कुछ लोगों का कहना है कि पुरानी व्यवस्था ज्यों की त्यों चलनी चाहिए, मनोनयन होगा, नाम प्रस्ताव में आएंगे, उसी पर समर्थन करना या नहीं करना। और अभी जो है सो लोकतांत्रिक तरीके से जो है सो वोट के माध्यम से चुनाव, दोनों में आप किसको बेहतर समझते हैं? ऐसे तो लगता ही है कि चूंकि आप चुनाव में खड़े हैं तो लगता ही है कि आप चुनाव के पक्ष में, लेकिन चुनाव होकर जो चुनकर आए और मनोनयन से जो चुनकर आए, उनकी स्वीकार्यता में आप कुछ अंतर देखते हैं क्या? जी, देखिए, मनोनयन की जो पद्धति थी वो उस दशा में बहुत अच्छी पद्धति है जब सबकी राय हो, एक बिंदु पर एक मत हो। लेकिन अभी आप देखिएगा मनोनयन पे, जैसे पिछली बार मनोनयन हुआ, मनोनयन होते ही उसके बाद बड़ा विरोध चालू हो गया। तो ऐसी दशा में चुनाव ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सर्व स्वीकार्य नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं। अब चुनाव में होने से क्या होगा कि जो सेवा का अंतिम पायदान का सदस्य है उसको भी नेतृत्व का अवसर प्राप्त होगा। वह भी अपने चुनाव के माध्यम से नेतृत्व, अगर उसके अंदर नेतृत्व क्षमता है तो आगे आ सकता है। और दूसरी बात इसमें ये होगी कि जैसे सेवा का जो सभी सदस्य हैं उनको चुनने का अवसर मिलेगा, और वो ऐसा उनके अंदर भावना आएगी कि मेरा जो नेतृत्व है मेरे द्वारा चुना गया है, ना कि मेरे किसी के द्वारा थोपा गया है। तो यहाँ थोपने और चयन की बात है, यहाँ विश्वास बढ़ाने वाली बात है। तो इसलिए चुनाव होना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही आवश्यक है। और साथ साथ लगता है कि जो है सो अगर मैंने चुना है तो हम अपनी बात अधिकार पूर्वक रख सकते हैं। भविष्य की योजनाओं के विषय में कुछ बताइए। भविष्य की अभी तो हमारी जो मूलभूत मांगे हैं, जैसे पदनाम परिवर्तन है, प्रोन्नति है, जो फीडर कैडर है उसमें रिक्ति पर्याप्त बहुत सारी है, उसको बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उसको पूरा करने के लिए सरकार से हम मांग रखेंगे। उसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं, जैसे ओल्ड पेंशन हमारी
ये मांग जो है केवल अपने सेवा से ही संबंधित नहीं है, ये सभी सेवा से संबंधित है। जो हमारी जो सभी सेवाएं हैं वो पेंशन विहीन सेवा होके रह गई है। एक तरफ सरकार सबको पेंशन के दायरे में ला रही है और दूसरी तरफ सरकारी सेवकों को पेंशन विहीन कर रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इसके लिए हमारी जो मांग होगी, जो अन्य सेवा से भी जुड़ी हुई मांग है, जो अन्य सेवा संवर्गों से संबंधित मांग है, उसको भी हम लोग साथ में लेके ओल्ड पेंशन योजना की मांग करेंगे। इसके अलावा आज आप देखिएगा सरकार का कहती है कि हम प्रोन्नत से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन के माध्यम से कर रहे हैं। उसमें भी बड़ी विसंगति है। लेवल 7 वाले कर्मी को प्रोन्नत में लेवल 9 मिलता है और एमएससीपी या एमएससीपी में उसको लेवल 8 मिलता है। यह विसंगति है। तो सरकार का जो यह दावा है कि भरपाई हो रही है, भरपाई कहाँ हो रही है? मान लीजिए कि चुनाव होने के बाद जो पुरानी परंपरा से जो मनोनयन होकर आ रहे हैं और विगत दिनों इसमें जो है सो बहुत सारा तेजी से जो है सो राजनीतिक रूप से कुछ कुछ गतिविधियां हो रही है, या तो आप उनको किस तरह से जो है सो समन्वय कर पाएंगे, किस तरह से जोड़ पाएंगे, किस तरह से अपनी बात समझा पाएंगे? देखिए, मेरा तो जो प्रयास होगा सबको साथ लेके चलने का होगा। जो मेरे बड़े भाई हैं मैं उनको मिलूंगा, व्यक्तिगत उनसे बात रखूंगा और उनसे आग्रह रहेगा कि वो मुख्य धारा में जुड़े। छोटे छोटे दीप बन के काम करना अपने ना ही सेवा के लिए हितकर होगा और ना ही उनके लिए हितकर होगा। मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि सब लोग एकताबद्ध होकर काम करें, इससे हमारा संघ मजबूत होगा। आपके पद के लिए और भी उम्मीदवार हैं या संघ के अन्य पदों के लिए भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जी, आप उन उम्मीदवारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सेवा में जितने भी सदस्य हैं जो निर्वाचन के लिए सामने आए हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी संघ को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हैं। यह सबका कदम जो है वो स्वागत योग्य है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका धन्यवाद। जाते जाते ये अपील करना चाहेंगे सबों से कि चुनाव प्रक्रिया में सब भाग लें? जी, मेरा सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 25 को होने वाले निर्वाचन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें और संघ को मजबूत करें, क्योंकि यह आपका संघ है और यह संघ मजबूत रहेगा तो आपकी पहचान मजबूत होगी, आपकी भागीदारी जो सेवा में होनी चाहिए, जो आपका हिस्सा होना चाहिए सम्मान का, वह आपको प्राप्त होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात अपने सभी साथियों के बीच रख सकूं। धन्यवाद।